मैंने अपनी माँ को बोझ समझ के घर से निकाला। वो दरवाजे पर रो रही थी और कह रही थी, बेटा अल्लाह सब देख रहा है। मैंने कान बंद कर लिए। कुछ दिन बाद अचानक मुझे बड़ी नौकरी मिली। शहर भर में मेरा चर्चा होने लगा। मैं हंस रहा था कि माँ को निकालने के बाद भी मेरी किस्मत बदल गई है। लेकिन एक दिन मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खुला और अंदर जो आया देख के मेरी टांगें कांपने लगी। मैं शायद इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत लड़का हूँ जिसने अपनी माँ को अपने हाथों से ही घर से बाहर निकाल दिया और दोबारा मुड़ के अपनी माँ की खबर भी न ली। ये उस शाम की बात है जब मैं काम से थका हारा अपने घर लौटा तो देखा मेरी बीवी एक कोने में बैठी रो रही थी। उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और मैं फ़ौरन से उसके पास जाके बोला, क्या बात है आयशा, क्यों रो रही हो? पहले तो उसने मेरी बात का जवाब ना दिया, लेकिन जब मैंने बार बार एक ही बात पूछी तो उसने मेरी माँ की जानिब इशारा किया और कहा, तुम्हारी माँ जादू करती है। क्या मतलब जादू करती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो जल्दी से बोली, हाँ ज़मीर, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी माँ टूने करती है। ये देखो, ये मेरी अलमारी में से मिला है। ये कहते हुए उसने कपड़े का बना गुड्डा मेरी जानिब कर दिया जो उसकी गोद में पड़ा था। उस गुड्डे को देख के मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उसे देख के साफ अंदाज में बताया जा सकता था कि ये गुड्डा जादू टूने में इस्तेमाल होता है। ये कहाँ से मिला तुम्हें? मैंने फ़ौरन से वो गुड्डा दूर उछाला तो वो रोते हुए बोली, सही तो बता रही हूँ, तुम्हारी माँ ने किया है जो किया है। मेरी अलमारी में गुड्डे पड़े हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे कपड़ों पे खून के कुछ छींटे भी मुझे मिले हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो जल्दी से बोली कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी माँ कर रही है। लेकिन तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो कि ये सब करने वाली मेरी माँ है? ये देख लो। ये कहते हुए उसने गुड्डा उल्टा कर दिया जहाँ पे अमल करवाने वाले का नाम भी लिखा था। एक लम्हे के लिए मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जादू टूना कराने वाले का नाम कभी भी नहीं पता चलता था। फिर उस गुड्डे पे मेरी माँ का नाम कैसे लिखा था? कहीं ये ना हो कि ये जादू मेरी माँ पे हुआ हो। मैं शशोपंज में पड़ गया। तब मेरी बीवी ने जल्दी से कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं एक बाबे को जानती हूँ। बेशक तुम उससे जाके पूछ लो और जो भी बात हो उसके मुताबिक फैसला सुनाना। मैंने मुड़ के अपनी माँ को देखा जो चारपाई पे खामोशी से बैठी हम दोनों को देख रही थी। उसने मुँह से एक लफ्ज़ भी ना निकाला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अम्मा, क्या ये सब आपने किया है? तो उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। अम्मा झूठ मत बोले, जो पूछ रहा हूँ वो बताएं। दोबारा फिर अम्मी ने नफ़ी में सर हिलाया तो मैंने शक से अपनी बीवी को देखा तो वो बहुत जल्दी से बोली, ज़मीर जाके इस बाबे को पूछ लो, वो जो कहेगा सच कहेगा, फिर तुम्हें भी कोई शक शुबा नहीं रहेगा। ये बात मेरे लिए काबिल गौर थी। मैंने वो गुड्डा एक शॉपर में डाला और उसी वक्त अपनी बीवी की बताई गई जगह पे पहुंच गया। वहाँ एक खैमा लगा था जिसके बाहर एक आदमी बैठा ऊँग रहा था और उसके इर्द गिर्द कुछ औरतें भी बैठी थीं। मैं उस आदमी के पास गया और बताया कि फ़लाँ बाबे से मिलना है तो वो नरमी से बोला, ठीक है तुम्हारी मुलाकात करवा देते हैं, 1500 रुपये दे दो। वो किस बात के? मैंने हैरानी से पूछा तो वो जल्दी से बोला, अरे बाबा जी से मुलाकात नहीं करनी क्या? तुम लोगों के जो मामलात होते हैं बड़े भारी मामलात होते हैं। जादू टूने वाले ये जो पैसे हम कहते हैं सदका लेते हैं तुम्हारे अमल का, और फिर ये गरीब लोगों की भलाई में लगा देते हैं। मुझे उन्हें देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये लोग गरीब लोगों की मदद करते होंगे, क्योंकि उनकी शक्ल खुद गुरबा से मिलती थी। मजबूरन मुझे 1500 निकाल कर उस आदमी को देने पड़े तो वो खुशी खुशी मुझे बाबा जी से मिलवाने के लिए अंदर ले गया। अंदर जाते ही मैंने बगैर किसी तमहीद के वो गुड्डा निकाल के बाबा जी के सामने किया और पूछा, ये जादू टूना किसने किया है? मुझे उसका नाम बताओ। बाबा ने वो गुड्डा गौर से देखा, फिर मुझे देख के बोला, आयशा ने भेजा है तुम्हें। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे लिए ये बात बड़ी ही अजीब थी कि उस बाबे को मेरी बीवी का नाम कैसे पता। इसका एक यही मतलब हो सकता था कि आयशा उस बाबे के साथ राब्ते में थी, लेकिन क्यों? ये बात अभी एक पहेली थी। अलबत्ता मेरे लिए सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि मुझे उस जादू टूने कराने वाले का एक मरतबा नाम पता चल जाए। बाबा ने आंखें बंद करके थोड़ा बहुत अमल किया, फिर दोबारा आंखें खोली तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। तुम्हारी माँ तहमीना नाम है ना तुम्हारी माँ का? मुझे एक हैरत का शदीद झटका लगा। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तो वो बाबा दोबारा फिर बोला, तुम्हारी माँ ने किया है ये सब कुछ। जब तक वो औरत तुम लोगों पे मुसल्लत रहेगी कोई ना कोई शरारत करके तुम दोनों को परेशान करती रहेगी। तुम लोगों के बच्चे भी नहीं और उसकी वजह तुम्हारी माँ ही है। ये बात सुन के मेरा खून रगों में खौलने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ। हालांकि वो तो आयशा का ख्याल ही वैसे रखती थी। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद था। मेरे बाप की वफ़ात मेरे बचपन में ही हो चुकी थी। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे बड़े लाड और प्यार से पाला था, लेकिन फिर इस सब के बावजूद मेरी माँ ने यह अमल क्यों किया? मैं खामोशी से वो गुड्डा लेके वहाँ से चला आया, क्योंकि मैं तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। घर वापस आया तो आयशा किचन में खड़ी चाय बना रही थी, जबकि मेरी माँ जहाँ पहले बैठी थी वहीं पे बैठी हुई थी। मैंने जाके वो गुड्डा पूरी कुव्वत से ज़मीन पर पटक दिया और ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हुए बोला, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे जो मेरे मुकद्दर में आप जैसी माँ लिखती रब ने? मेरी बात सुन के अम्मा के चेहरे पे एकदम से हैरत छाई और वह नफ़ी में मुसलसल सर हिलाने लगी। लेकिन अब मुझे उनकी किसी भी इनकार या इकरार का एतबार नहीं था। वो अपना एतबार मेरे सामने खो चुकी थी। अम्मा, आपके लिए बेहतर यही है कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाएं। आयशा भी किचन से बाहर निकल आई और हम दोनों को बात करते हुए सुन रही थी। जब अम्मा ने कोई भी हरकत न की तो मैंने तैश के आलम में आगे बढ़ के उनकी कलाई थामी और चारपाई से झटक के नीचे उतारा। वो मुश्किल 50 बरस की थी, लेकिन उन्होंने यूं पकड़ने पे भी कोई रद्द अमल न दिया और खामोशी से मेरे साथ दरवाजे तक चली आई।
ज़मीर, एक मर्तबा फिर सोच लो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों करूँगी? मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि तुम्हारी बीवी ने ये चाल चली है कि तुम मुझे अपने घर से निकाल दो। अम्मा की बातों में दम था, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग शदीद खौल रहा था, सो मैं उनकी किसी भी बात का एतबार नहीं करना चाहता था। अम्मा, आपको मेरी बीवी से ही ख़वार है, तभी आपने ये घिनौना अमल किया है। बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त मुझसे हर तरह का रिश्ता ख़त्म करके यहाँ से चली जाएं और दोबारा कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। मैंने अम्मा को घर से बाहर खड़ा किया तो उनकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। एक लम्हे के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर मेरा दिल फ़ौरन से ही दोबारा पत्थर हो गया। ये सोच कर कि जिस माँ को मेरा ख्याल नहीं आया, उस माँ का ख्याल मैं क्यों करूँ। अम्मा ने मेरी बहुत मिन्नतें की, मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके घर में वापस आ गया। अंदर आते ही आयशा ने फ़ौरन से मुझे पानी का गिलास ला के दिया, जिससे मैंने पूरी कुव्वत से ज़मीन पर पटक दिया और कहा, फ़िलहाल मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो खुद ही तुमसे बात भी कर लूँगा। ये बोल के मैं अंदर कमरे में चला गया। इसके बाद आयशा ने एक मरतबा भी कमरे में झांक के मेरी खबर नहीं ली। तकरीबन शाम के वक्त में उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया। बाहर निकल के देखा तो गली में कोई भी नहीं था। मैंने मोहल्लेदारों के घर में जाके पूछना शुरू किया। मेरी माँ यहाँ पे तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। तकरीबन रात तक मैं अपनी माँ की खोज लगाता रहा, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। जब घर वापस आया तो आयशा भी परेशान हो रही थी और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी कि हमने जल्दबाजी में आके बहुत गलत फैसला कर लिया। अपनी बीवी की ये बातें सुन के मेरे दिल में उसके लिए एकदम से नरमी पैदा होने लगी और मुझे यकीन आ गया कि जो भी गुनाह होगा वो अम्मा का ही होगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि तुम मज़ीद परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। तो पूरी रात हम दोनों ने जागते हुए गुजारी थी, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से बात करने की बिल्कुल भी कोशिश न की। अगली सुबह फिर यूं करते करते तकरीबन एक हफ्ते तक मैं खामोशी से आयशा को बताए बगैर अपनी माँ को तलाशता रहा। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उन्हें अलग घर ले दूंगा और हर महीने उस घर का किराया, राशन वगैरह सबका इंतज़ाम भी कर दूंगा। बस एक दफ़ा मेरी माँ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी बहुत कोशिश के बावजूद भी मुझे दोबारा से अपनी माँ की कोई भी खैर खबर नहीं मिली थी। तकरीबन एक महीना हुआ तो मैं अभी अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने लगा। जब से अम्मा गई थी हमारे घर में काफ़ी सुकून हो चुका था, वरना पहले मैं और आयशा छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, लेकिन एक महीने से हम दोनों के दरमियान एक भी लड़ाई नहीं हुई। और ये बात मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी थी। एक रात हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे जब आयशा नरमी से बोली, देखें आप, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आपने महसूस नहीं किया कि हमारी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो चुके हैं? ये बात तो मैं उससे पहले ही महसूस कर चुका था, लेकिन मैंने उससे नहीं बताया और बात बदल दी। वो भी खामोश हो गई और मज़ीद उसने इस मौजू पे मुझसे कोई भी बात न की। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, बल्कि उस एक महीने के बाद मेरे कारोबार में भी दिन ब दिन तरक्की होना शुरू हो चुकी थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर उठा रहा है। हालांकि इससे पहले माली तौर पे मुझे कई मरतबा मुश्किलात देखनी पड़ी। मैं दिल ही दिल में यही ख्याल करता था कि जब से आयशा मेरी ज़िंदगी में आई है, तब से लेके अब तक मेरे माली मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। मैं जितना उन्हें संभालने की कोशिश करता हूँ, वो उतने ही हाथ से फिसल जाते हैं। मेरे दिल में अपनी बीवी के खिलाफ एक हल्का फुल्का सा बीज उगाया, लेकिन अब जब मेरी बीवी के होते हुए और मेरी माँ की गैर मौजूदगी में मेरे माली मामलात अच्छे होने लगे, तो मुझे यकीन हो गया कि आयशा ठीक ही बोल रही थी। जो कुछ भी हो रहा था वो जादू की वजह से था। हमारे घर में बरकत ख़त्म हो गई थी, पैसे ख़त्म हो जाते थे, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, घर आने का दिल नहीं करता था, लेकिन अब ये तमाम मामलात एक तरफ हो के बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। तकरीबन 3 माह बाद मेरे दिल में अपनी माँ के लिए थोड़ी बहुत भी जो गुंजाइश थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि घर में आता धन दौलत मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। 3 माह बाद मेरी बीवी भी हामला हो गई। मैं रब का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने वक्त पे मुझसे सही फैसला करवा लिया। अगर ये फैसला मैं ना करता तो आज मैं अपनी बीवी और बच्चे को खुशी कैसे दे पाता। मेरी बीवी भी बड़ी खुश रहती थी, बहुत ख्याल करती थी। पहले जो काम मेरे वो नहीं करती थी, वही काम अब वो बड़ी खुशी खुशी करती थी। तकरीबन साल भर हम लोग वहीं पर रहे। इसके बाद अचानक से मेरी तरक्कियाँ होने लगी और मुझे तरक्की दे के इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी में भेज दिया गया। मैं बड़ा खुश था। जिस दिन मेरा नौकरी का पहला दिन था, तब मैं परिंदों को खाना डालने के लिए छत पे आया और देखा वहाँ पे कुछ पड़ा है। करीब जाके देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि सामने गोश्त का एक लोथड़ा पड़ा था और उस लोथड़े में सुइयाँ मारी हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक गोल दायरा बना के वो लोथड़ा उस गोल दायरे के अंदर रखा हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वहाँ बैठ के बाकायदा ही अमल किया गया हो। मैं फ़ौरन से जाके आयशा को बुला के लाया तो वो भी मेरी तरह उस गोश्त के लोथड़े को देख के काफ़ी हैरान हुई। उस घर में आए हमें तकरीबन 15 दिन हो चुके थे। पहले तो सामान वगैरह सेट करने में ही काफ़ी जान लग गई। हमने इर्द गिर्द मोहल्लेदारों या बाकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अब जब ये लोथड़ा देखा तो मेरा दिल चाहा कि अभी और इसी वक्त हम लोग इस घर से चले जाएं। मैंने अपनी बीवी से इस बात का जिक्र किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि हमें नहीं जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। मैं किसी बाबे से रब्ता करके इस जादू टूने का टोर करवाती हूँ। मेरा खामोश हो गया, क्योंकि मेरी बीवी की बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। हम लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे। इतनी जल्दी एक तो किसी घर का इंतज़ाम नहीं हो सकता था और दूसरा मेरी नौकरी का आज पहला दिन था। किसी भी हालत में मुझे वहाँ पहुँचना ही था। हम दोनों नीचे आ गए और दोनों ही खामोश थे।
मैं तैयार होने लगा तो मेरी बीवी घर में बिखरा हुआ सामान समेटने लगी। साथ ही मेरा बेटा भी रोने लगा तो उसे खामोश कराने लगी। ज़मीर, आपको क्या लगता है ये किसने किया होगा? जब मैं जाने लगा वो तो नरमी से बोली। इस बात पर मैंने अपनी आंखें पूरी कुव्वत से मींच लीं। वो सवाल था जिससे मैं बचने की कोशिश कर रहा था और दुआ कर रहा था कि काश मेरी बीवी मुझसे ये मत पूछे। तुम्हें क्या लगता है? मैंने जवाब देने के बजाय उल्टा अपनी बीवी से सवाल किया तो वो कंधे उचका के बोली, आप बेहतर जानते हैं मेरा क्या जवाब है। आयशा, मैंने माँ को ढूंढने की कोशिश तो बहुत की पर वो मुझे नहीं मिली। ना जाने अम्मा चाहती क्या है जो हमारे साथ ये सब कुछ कर रही हैं। मेरी माँ को माफ़ कर देना। इससे ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था और मैं दुखी दिल से घर से बाहर निकल आया। मेरा रुख अपने दफ्तर की जानिब था। मैं नहीं जानता था वहाँ पे कैसे लोग थे या उनके दरमियान में कैसे सरवाइव करूँगा। मैं अपने दफ्तर पहुँच गया। वहाँ बैठकर मुझे अपने CEO का इंतज़ार करना था। इंटरव्यू वगैरह तो मेरा हो चुका था, बस अब कुछ बातचीत के बाद मुझे अपना काम शुरू करना था। तकरीबन आधे घंटे बाद वहाँ मेरा CEO आ गया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत भी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने मोबाइल में मगन रहा। जब उन्होंने मुझे बुलाना होगा तो PA के ज़रिए मुझे पैगाम भेज देंगे। वो औरत भी CEO के साथ ही कमरे में दाखिल हो गई और मैं अपने मोबाइल पर लगा रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद PA ने आके मुझे कमरे के अंदर जाने का बोला। मैं अपने ध्यान में ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इर्द गिर्द भी नहीं देखा, सीधा जाके कुर्सी पे बैठा तो CEO मुझे बड़े अंदाज से देख रहा था। एक लम्हे के लिए तो मैं काफ़ी उलझन का शिकार हुआ और अपनी शर्ट पे पड़ी शिकनें दुरुस्त करने की कोशिश करने लगा। सर, एवरीथिंग इज़ ओके। ये सब करने के बावजूद ही जब वो CEO मुझे यूं ही देख रहा था तो मैंने उकता के पूछ लिया, मुझे लगता है आप परेशान हैं कुछ। CEO ने नरमी से कहा कि मुझे आज सुबह अपनी छत पे होने वाला वाक़या याद आ गया, लेकिन ये वाक़या मैं उस आदमी को तो नहीं बता सकता था। तभी मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नो नो, एवरीथिंग इज़ ओके। आप बताएं, मिलना चाहते थे आप मुझसे? तभी मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नो नो, एवरीथिंग इज़ ओके। आप बताएं, मिलना चाहते थे आप मुझसे? मेरी बात पे CEO ने नफ़ी में सर हिलाया और फिर मेरे पीछे की जानिब इशारा करके बोला, मैं नहीं, ये मिलना चाहती थी आपसे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर कौन सी हस्ती है जो मुझसे मिलना चाहती है। मुड़ के देखा तो जहाँ था वहीं रह गया, हत्ता कि मेरी ज़ुबान भी साथ नहीं दे रही थी। मैं मर के भी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी कंपनी में पहले दिन ही मुझे जिस इंसान से मिलना पड़ेगा उसे मैं पिछले कितने अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका नामो निशान ही गोया दुनिया पे ख़त्म हो गया। और फिर अचानक से एक दिन वो मुझे मेरी वर्क प्लेस पर मिल जाए तो मेरी क्या हालत होगी। कैसे हो ज़मीर? जब काफ़ी देर तक मैं कुछ न बोला तो अम्मा ने इंतहाई नरमी से पूछा। यहाँ तक तो ठीक था, मैं अपनी अम्मा को देख के हैरान भी था, लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि मेरी माँ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। उनका पहनना, ओढ़ना, हत्ता कि बात करने का अंदाज भी बदल चुका था। उस वक्त मेरी माँ ने लॉन्ग कॉटन के कुर्ते के साथ ट्राउज़र पहन रखा था और दुपट्टा गले में था। बालों को भी एक बड़े स्टाइलिश अंदाज में काटा गया था। हल्का फुल्का मेकअप भी था। वो बहुत यंग और खूबसूरत लग रही थी। अम्मा, बेख्तियार मेरे मुँह से अल्फाज निकले तो साथ ही मेरी आंखों से आंसू भी रवा हो गए। मैं अम्मा की तरफ जाने के लिए तेज़ी से बढ़ा, लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी ने रोक दिया। हैरत से मुड़ के देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरा CEO ही खड़ा था। उसे मेरी कलाई थाम रखी थी और नफ़ी में सर हिला के वो मुझे आगे बढ़ने से मना कर रहा था। सर, मुझे अपने CEO का रोकना समझ में नहीं आया। तभी मैंने हैरत से पूछा तो वो दोबारा फिर बोला, मिस्टर ज़मीर, सिर्फ यहीं तक रहने की कोशिश करें, इससे आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ मेरी बीवी खड़ी है। ये हैरत का दूसरा झटका था जो मुझे सुबह सुबह लगा। मैंने अम्मा को देखा तो उनके चेहरे पे कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि बड़े पुरसकून अंदाज में वो मुझे ही देख रही थी। आपकी बीवी? मुझे समझ नहीं आया। मैं वहाँ पे क्या रद्द अमल दूँ? ये मेरी नौकरी का पहला दिन था और यह पहला दिन ही मेरे लिए इंतहाई जज्बाती के साथ साथ झटके देने वाला भी साबित हुआ। अम्मा, क्या कह रहे हैं ये? मैंने अपनी माँ से सवाल किया तो CEO, जिनका नाम अजहर कियानी था, संजीदगी से बोले, मिस्टर ज़मीर, अब आप अपने ऑफिस में जा सकते हैं। मुझे सिर्फ अपनी वाइफ से मिलवाना था आपको। लेकिन मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने मना किया तो वो संजीदगी से दोबारा बोले, देखिए मिस्टर, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मुझे आपकी नौकरी ख़त्म करनी होगी क्योंकि आप अपनी कंपनी के CEO की बात ही नहीं सुन रहे। यह जुमला काफ़ी बड़ा था। मैं लाहौर से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका था। अब यहाँ से वापस जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और अगर ये नौकरी भी चली जाती तो घर का किराया और बाकी अखराजात पूरे करना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। इसके साथ साथ नई नौकरी ढूंढना भी। मैं बगैर कुछ कहे सर झुका के कमरे से बाहर निकल गया। जब बाहर आया तो मेरी टांगें बुरी तरह काँप रही थी। यूँ लग रहा था कि सारी दुनिया ही मुझ पर हंस रही हो कि देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिस माँ को तुमने धिक्के दे के अपने घर से बाहर निकाला, आज वही तुम पे मालकन बन के बैठी है। मैं खामोशी से अपना क्या बन में आ गया और लैपटॉप खोल लिया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार मेरा दिमाग खाली हो रहा था। अभी मुझे वहाँ पे बैठे तकरीबन आधा घंटा ही हुआ जब CEO के PA ने आके नरमी से कहा, मिस्टर ज़मीर, आप घर जा सकते हैं। ये जुमला मेरे लिए काफ़ी परेशान कुन था। मैंने हैरत से पूछा, क्यों, खैरियत है? वो कंधे उचका के बोला, बस सर ने कहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आपको आज की छुट्टी दे दी जाए।
आप कल से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बात सुन के मैंने एक गहरा सांस लिया, लेकिन मुझे अब तक यकीन ना आया कि क्या वाकई में मुझे नौकरी से निकाला भी गया है या फिर नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि एक मरतबा जाके मैं दोबारा CEO से इस पूरे वाक़े के मुतालिक पूछूं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे अकेला वही नहीं बल्कि मेरी माँ भी मौजूद थी, जिसका सामना करते हुए मुझे इंतहाई शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अपनी कंपनी से बाहर निकल आया और खड़ा होकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी मुझे वहाँ पे खड़े तकरीबन 5 मिनट ही हुए थे जब एक फ़कीरनी मेरे पास आई। उसे बहुत फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और बाल भी बुरी तरह से उलझे हुए थे। उसे देखकर मैं घिन खा के पीछे हुआ तो मुझे देख के वो एकदम से मुस्कुरा दी और बोली, यही होते हैं नसीब, जिस शय को छोड़ देते हो कुछ देर बाद वो दोबारा मज़ीद ताकतवर बन के तुम्हारे सामने आ जाती है। मैं जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहने की कोशिश कर रहा था, उस फ़कीरनी की बात पे चौंक के देखा तो वो मुझे देख के ही मुस्कुरा रही थी। मेरे देखते ही नरमी से बोली, गलती कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सके अपनी गलती को सुधार लो। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे उससे डर भी लग रहा था, वही जो तुम सुनना और समझना नहीं चाहते। और ऐसा क्या है जो मैं सुनना और समझना नहीं चाहता? मैंने अब्रू उचका के पूछा तो वो कंधे पीछे की जानिब फेंक के बोली, बता दिया है जितना तुम्हें बताना था। इसके बाद उसने मुझसे भीख भी नहीं मांगी और आगे चल दी। तभी मुझे एहसास हुआ तो मैंने जेब में हाथ डाला और बगैर देखे पैसे उस फ़कीरनी के हथेली पे धर दिए। उन पैसों को उस फ़कीरनी ने हैरत से देखा, फिर पूरी कुव्वत से मेरे पैरों के करीब फेंक के वहाँ से चली गई। दो लग रहा था मेरा उसे यूं पैसे देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने पैरों की जानिब देखा तो वहाँ पे हज़ार वाले 3-4 नोट बिखरे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने पैसे वो क्यों ठुकरा के गई। इससे पहले मैं जाकर उस फ़कीरनी से मज़ीद तफसीलात देने की कोशिश करता, मैंने ऊपर देखा तो वहाँ से वो गायब थी। इर्द गिर्द भी निगाह दौड़ा के देखी, लेकिन मुझे दूर दूर तक वो नजर न आई। मैंने वो पैसे उठा के अपनी जेब में डाले। तब तक मेरी कैब भी आ चुकी थी। मैं घर पहुंचा तो मुझे एक अजीब तरह का झटका लगा, क्योंकि मेरी बीवी घर नहीं थी और घर का बाहर से ताला लगा हुआ था। कहाँ जा सकती है? हालांकि यहाँ पे हमारा कोई भी जानने वाला नहीं था। मैं वहीं पे बैठ के उसका इंतज़ार करने लगा। सुकून करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। मैं परेशान तो हो रहा था, लेकिन अब सिवाय सब्र और इंतज़ार के और कुछ भी नहीं कर सकता था। तो करीबी पार्क में बैठ के इंतज़ार करने लगा। वहाँ से मुझे अपना घर भी साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद मेरी बीवी घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं भी उसके पीछे ही घर पे चला आया। उसके हाथ में कुछ सामान था। चले जाके उसने किचन में शेल्फ पे रख दिया। कहाँ गई थी तुम? उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मैं शायद उसका मेरी जानिब ध्यान ही नहीं गया था, तो वो एकदम से डर के पलटी। फिर मुझे देख के गहरा सांस लिया और बोली, आप कब आए? मैंने कंधे उचकाए, फिर कहा, अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हारे पीछे पीछे ही घर में दाखिल हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तभी तुम्हें मेरे आने का इल्म नहीं हो सका। वो खामोश हो गई। उसका चेहरा देख के मुझे अजीबोगरीब महसूसात आ रहे थे, जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। कहाँ गई थी? कुछ सामान लेना था, ये बोल के वो वहाँ से जाने लगी। यूँ लग रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रही है। कौन सा सामान, मुझे भी बताओ। किचन के लिए चाहिए था कुछ। बैठे आप, आपको पानी पिलाऊं मैं खामोशी से जाके लाउंज में बैठ गया। आयशा का रवैया मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदला हुआ था। मैं लाउंज में बैठ के उसके रवैये के मुतल्लिक सोचने लगा। तभी मेरे दिमाग में एकदम से अम्मा का ख्याल आया। आयशा भी तब तक पानी लेके बाहर आ चुकी थी। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे अम्मा के मुतल्लिक उसे बताना चाहिए, लेकिन फिर ना जाने क्यों अम्मा के मुतल्लिक बताते हुए मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई और मैंने ऐन लम्हे पे उसे बताने का इरादा कैंसिल कर दिया। क्या बात है ज़मीर, आप परेशान लग रहे हैं, और आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने तो लेट आना था, पहला दिन था ना आपका। मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहा, बस वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी और काम भी नहीं था, तो मैं घर आ गया। अपना कमरे में जा रहा हूँ, तुम अपने काम वगैरह देख लो। मुझ में मज़ीद वहाँ बैठने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। सो खामोशी से उठ के कमरे में चला आया। कमरे में आते ही मैंने हैरत से देखा, बेड पर छोटे छोटे कटे हुए कपड़ों के टुकड़े पड़े थे। ये क्या चीज़ है? हैरत से मैं उन कपड़ों के टुकड़ों को देखने लगा। अभी मैंने उन्हें गौर से देखा भी नहीं था जब आयशा भागती हुई वहाँ आई और एकदम से वो कपड़े के टुकड़े समेटने लगी। क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने चौंक के पूछा तो वो जल्दी से बोली, हाँ वैसे ही बिखरा हुआ था बिस्तर, तो मैंने सोचा आपको परेशानी होगी इसलिए उठा दूँ मैं ये सब। नहीं, इसमें कोई बात नहीं, मैं कर सकता था, मगर तुम काफ़ी घबराई हुई लग रही हो। मैं उसे बड़े गौर से देख रहा था। वो मुमकिन हद तक कोशिश कर रही थी कि वो पुरसकून रहने का मुजाहिरा कर सके, लेकिन मेरे अंदर कोई शय थी जो बार बार मेरा ध्यान उसकी जानिब ले जा रही थी, जैसे ये कुछ कर रही है। लेकिन वो कुछ क्या था, इस बात से मैं बेखबर था। वो कमरे में से कूड़ा वगैरह उठा के बाहर चली गई। मैं दोबारा से अपनी माँ के मुतालिक सोचने लगा। मैंने अपने कोलीग को फ़ोन करके CEO के मुतालिक जानकारी लेना चाही तो उसे साफ इनकार कर दिया कि वो लोगों की ज़ातियात से दूर रहने की ही कोशिश करता है। वहाँ से करते करते एक और लड़के का नंबर मिला। उसे फ़ोन करके पूछा तो लड़के ने बताया कि साल पहले ही हमारी CEO ने शादी की है। कहा जाता है कि वो औरत जिसे CEO ने शादी की है उसकी बचपन की मोहब्बत थी, लेकिन अब बुढ़ापे में जाके दोनों मिले हैं। मेरे लिए यह खबर बड़ी हैरान कुन थी कि अम्मा और वो शख्स एक दूसरे को बचपन से जानते थे।
नहीं नहीं, मैंने तो कभी भी इस शख्स को देखना तो दूर की बात, इसका नाम तक अपने ख़ानदान में नहीं सुना था। फिर कैसे उन दोनों की मोहब्बत की शादी हो सकती है? बिलाखिर मैंने इस बात पे इत्तफाक किया कि हो सकता है लोगों ने इस शादी को अफसाना बना दिया हो और मन घड़त बातें बीच में शामिल कर दी हों। वो दिन मेरा बेहद अजीब था। ना आयशा कुछ बता रही थी, ना ही अपने अंदर कुछ रख पा रहा था। अगले दिन दफ्तर गया तो मामूल के मुताबिक काम करने में मसरूफ़ हो गया। तभी धीरे से कोई मेरे कैबिन के पास आया। मैंने निगाहें उठा के देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अम्मा थी। मैंने देख के बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका हाथ पकड़ना चाहा लेकिन उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और संजीदगी से बोली, ज़मीर, बड़ी उम्मीद थी मुझे तुमसे कि तुम मेरे अक्लमंद बच्चे हो, कोई भी फैसला बेवकूफ़ी में आके नहीं करते, लेकिन तुमने मेरी तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ये बात सुन के मुझे वो वक्त याद आया तो मैं एकदम से माजी में दोबारा चला गया और सख्त लहजे में बोला, अम्मा आपने भी तो अच्छा नहीं किया था, आपने भी तो हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश की थी। आपके जाते ही जानती हैं मेरी औलाद भी हो गई, मेरा कारोबार भी अच्छा हो गया, लेकिन जब तक आप हम पे अमल अमाल करती रहीं तब तक हमारी ज़िंदगियाँ जहन्नुम बनी रहीं। मैंने भी बगैर किसी हेलो हुज्जत के सारे शिकवे अम्मा के सामने कर डाले, बगैर ये लिहाज किए कि इस वक्त वो जगह और माहौल दोनों ही ये बातें करने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। चूँकि हम दोनों दबे दबे लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इर्द गिर्द मौजूद कैबिन्स में लोग हमारी जाने भी देख रहे थे। काश तुमने अक्लमंदी से तमाम मामले को देखने की कोशिश की होती तो तुम्हें पता चलता कि जो कुछ हुआ उसके पीछे वाकई में मेरा हाथ है या फिर मेरा हाथ दिखाने की कोशिश की गई है। कहना क्या चाहती हैं आप? मैंने इंतहाई तहम्मुल से पूछा क्योंकि मैं थक चुका था इन पहेलियों से। यही कहना चाहती हूँ कि तुमने गलत किया। काश तुम मेरी बात सुन लेते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो आपने भी तो मुझे यकीन दिलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। हालांकि उस बाबे ने भी साफ अल्फाज में आपका नाम ही लिया। इस बात पर अम्मा धीरे से मुस्कुराई और बोली, जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट खरीदे जा सकते हैं, वहाँ पे क्या एक आम सा 2 कौड़ी का बाबा नहीं खरीदा जा सकता? किस दौर में जी रहे हो ज़मीर? इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे जितनी तुम कर बैठे हो। अब यकीनन तुम्हारा घर जहन्नुम से जन्नत बन चुका होगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही वहाँ से निकालना चाहती थी। अम्मी की बातें सुन के मेरा माथा एकदम से ठनक गया और मुझे मारे घबराहट के पसीने आने लगे। बुखला कर मैंने इर्द गिर्द देखा तो लोग मेरी जाने भी देख रहे थे। क्या हम अकेले में ये बात कर सकते हैं? मुझे वहाँ पे मज़ीद बात करना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने पूछा था। वो कंधे उचका के बोली, मेरे पीछे आ जाओ। हम दोनों ही जानते थे कि यूँ अचानक से उठ के अगर उनके दफ्तर में जाएंगे तो उन सब लोगों को ज़रूर शक हो जाएगा, लेकिन हम दोनों के लिए ही इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी था। अगर ऐसा ना करते तो शायद हम दोनों के लिए ही बड़े नुकसान की बात थी। मैं ढीठ बन के अम्मा के पीछे दफ्तर में चला आया, जहाँ उनके नए शौहर भी मौजूद थे। मुझे देख के उन्होंने बैठने का इशारा किया और ख़ुद सुगार निकाल के पीने लगे। गोया वो अम्मा और मेरे मामले से बिल्कुल ही लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहे थे। तभी अम्मा ने दोबारा बोलना शुरू किया, ज़मीर, इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, क्या तुम्हें कभी भी कुछ अजीब होता दिखाई नहीं दिया? अजीब? मैं दोबारा फिर सोच में पड़ गया। तो अम्मा नरमी से बोली, मेरा बच्चा, अगर कोई औरत मेरी जगह होती तो कभी भी तुम्हें माफ़ न करती, लेकिन चूँकि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन इस माफ़ी का ये मतलब नहीं कि तुम हर अमल से आंखें फेर लो। अपने घर में हो ना, तुम्हारी अपनी ही बीवी है ना, सब कुछ तुम दोनों की मर्ज़ी का ही होगा। और एक बात मेरी मान लो, आंखें और कान खुले रख के देखो और ख़ुद फैसला करो क्या ठीक है और क्या गलत। अब तुम जा सकते हो। मैंने बोलना चाहा तो अम्मा ने हाथ उठा के मुझे मज़ीद बोलने से मना कर दिया और दोनों दरवाजे की जानिब इशारा किया तो खामोशी से उठ के मैं बाहर चला आया। बाकी वक्त मेरा ऑफिस के काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा। लोग भी मुझे मुसलसल देख रहे थे, गोया मुझसे इस वाक़े की तफसीलात कहना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी को भी लिफ्ट नहीं कराई और काम के बाद खामोशी से घर आ गया। इधर आते ही मैंने पहली शय जो आयशा में नोट की वो ये थी कि वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। सिर्फ आज नहीं बल्कि काफ़ी दिन से उसकी हालत ऐसी ही थी। क्या बात है आयशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो उसने सर हिला दिया, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा था। अपने साथ लेके मैं उसे डॉक्टर के पास गया तो चंद टेस्टों के बाद डॉक्टर ने इस बात का इंकशाफ किया कि आयशा को ब्लड कैंसर है। ये बात सुन के मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा बच्चा भी छोटा था, ऐसे कैसे उसे इतनी बड़ी बीमारी हो सकती थी? मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन आयशा का चेहरा अजीब ही चुगली खा रहा था, गोया इन सब के मुतल्लिक वो जानती हो। मैंने उससे पूछा भी तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं नहीं जानती थी इसके मुतल्लिक। खैर, आयशा का इलाज शुरू हो चुका था। मैंने भी दफ्तर से 1 हफ़्ते की छुट्टी ले ली। आयशा के इलाज के दौरान हमारे घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। कभी यूँ लगता कोई चल रहा है तो कभी दीवार पर खून के छींटे या फिर कभी कभार हमारे गद्दों के नीचे से तावीज़ निकलते हुए दिखाई देते। मामलात काफ़ी अजीब हो चुके थे। मेरे बच्चे की हालत भी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। तभी एक दिन आयशा रोते हुए बोली, ज़मीर, आप हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाएं। चला जाऊं? मतलब कहाँ चला जाऊं? तुम्हारी तबीयत देखी है कितनी ख़राब है और तुम मुझे यहाँ से जाने का बोल रही हो? तो वो नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं, अब मैं कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो सकूंगी। मैं बस अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहती हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ के यहाँ से चले जाएं। आयशा, तुम कैसी बातें कर रही हो?
मुझे हैरत का शदीद झटका लगा तो उसकी बातें सुन के वो रोते हुए मेरा हाथ थाम के बोली, ज़मीर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरी ही गलती थी, और अब जो कुछ हो रहा है ये भी मेरी इन गलतियों के अंजाम है जो मुझे भुगतने थे। लेकिन बस इन अंजामों को देखने का वक्त ज़रा जल्दी आ गया मुझ पे। तुम कहना क्या चाहती हो, खुल के कहो। उसकी बातें सुन के मेरे दिल की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो पूरी कुव्वत से धड़क रहा था। मेरे पूछने पे चंद लम्हे तो वो खामोश रही, फिर संजीदगी से बोली, ज़मीर आपकी माँ कभी भी गुनहगार नहीं थी। जो कुछ भी हुआ था ये मेरे गुनाह थे। मैंने ही जानबूझ के उन पे तमाम इल्ज़ामात लगाए, उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपने घर में खुद मालकिन बन के रहना चाहती थी। लेकिन अम्मा के होते हुए मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। वो बोलती जा रही थी जबकि मैं हैरत से मुंह खोले उसकी सारी बात सुन रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आयशा एक दिन ये एतराफ़ मेरे सामने कर सकती है। मैंने उसे टोका या काटा नहीं और वो भी मुसलसल बोलते हुए अपनी बात मुकम्मल करने लगी। पहले तो हमारे घर में कुछ भी नहीं था। मैंने जानबूझ के ही वो खून के छींटे और वो गुड्डा वगैरह बनवाए थे ताकि मैं अम्मा को इस सब का कसूरवार बना सकूं। जब मैं अपने इरादे में कामयाब हो गई तो मुझे परेशानी होने लगी कि अब अगर घर के हालात ठीक ना हुए तो क्या होगा। ये सोच के वाकई मैंने काला जादू करने वालों से राब्ता किया। उन्होंने मेरे कहने के मुताबिक ही सारा जादू और अमलियात वगैरह तैयार किए, जिससे घर में खुशहाली आने लगी। हमारा बच्चा भी हो गया, आपकी नौकरी में तरक्की भी हो गई, लेकिन उसका खुमियाजा मुझे अपनी सेहत और ज़िंदगी से अदा करना पड़ा। मैं इस सब के लिए भी तैयार थी, लेकिन अब जब ये वक्त जितनी जल्दी मुझ पे आ गया तो मज़ीद मैं ये सच अपने अंदर नहीं रख सकती। मैं उसकी बात सुनता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी ये सब कुछ कह सकती है। वो खामोश हो गई तो मैं बाहर निकल आया। पहले तो मेरा उसके पास जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर जब मैंने अपनी औलाद के मुतालिक सोचा तो मुझे जाना पड़ा। मुझसे कोई बात की बगैर मैंने उसका मुकम्मल ख्याल रख रहा था। अस्पताल के बिल भी अदा कर रहा था। इस दौरान एक मरतबा मुझे अपनी कंपनी में छुट्टी अप्लाई करने के लिए दोबारा जाना पड़ा तो मेरी मुलाकात अपनी माँ के साथ हुई। उन्हें देखते ही मैं उनके गले लग गया और कहा, अम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं अनजान था, मुझे माफ़ कर दें। तो अम्मा ने उसी वक्त मेरा माथा चूम लिया और मुझे माफ़ भी कर दिया। साथ ही नरमी से बोली, जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला तो मेरा दिल ही टूट गया। मैं सड़क पे बेबसी की हालत में खड़ी थी, तभी वहाँ मुझे मेरी बचपन की मोहब्बत मिल गई। तुम्हारे बाप के मरने के बाद भी कई मरतबा इसने मुझे शादी का पूछा था और ख़ुद मेरी वजह से सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। मैं पहले तो तुम्हारी वजह से मना करती आई, उस दिन मुझमें हिम्मत नहीं थी तो मैंने हाँ कर दी। वो शख्स मुझे अपनी इज्जत बना के अपने साथ ले गया और मेरे हर दुख को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन जो मोहब्बत तुम्हारे लिए मेरे दिल में थी वो तुम्हें मुझे घर से निकालने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। मैं तुम्हें देखना चाहती थी तभी तुम्हें यहाँ पे बुला दिया। वो बोल रही थी जबकि मुसलसल मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कितना बदकिस्मत था मैं जिसने अपनी माँ को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की, और सिर्फ इतना ही नहीं, आज उसकी बीवी भी एक अजीब अजाब में दो चार थी। अम्मा आयशा को छोड़ दूँगा। मैंने अपनी बीवी को छोड़ने की बात की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी ना करना, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम उसके लिए सदका वगैरह दो, बाकी तुम दोनों अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये बोल के वो खामोश हो गई तो उस वक्त मुझे भी एहसास हो गया कि अपनी माँ की ज़िंदगी में मज़ीद अब मेरी कोई भी जगह नहीं बनती थी और मैं ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था।